दरबार की वो सुबह किसी भी आम सुबह की तरह नहीं थी। हवा में कुछ बात दौड़ रही थी, ऐसी बातें जो सिर्फ कान से नहीं दिल में उतरती है। अकबर का चेहरा शांत था, पर आंखों में सवालों की हल्की सी चमक थी, और उस चमक में बीरबल को पता था कि आज कुछ ऐसा होना है जिसका नाम इतिहास भी नोट कर लेगा। बीरबल, जो हर समय खिलखिलाहट और चतुराई के बीच रहकर भी अनायास ही अकबर के हर सवाल का जवाब ढूंढ लेता था, आज एक अलग ही योजना लेकर आया था। उसने दरबारियों को बुलाया और कहा कि आज के खेल में अकबर ही हिस्सा होंगे, पर खेल कोई सामान्य खेल नहीं था। ये एक ऐसा खेल था जिसमें अकबर को गुलाम बनना होगा। दरबार में एक हंसी उठी। गुलाम? उस शब्द ने सबको चौंका दिया, पर बीरबल की आंखों में एक गंभीरता थी जो किसी ठिठौली की तरह नहीं दिखती थी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम हर बार कुछ ऐसा भारी भरकम निकालते हो कि दरबार हंसी और चतुराई दोनों में डूब जाता है। बताओ, इस बार क्या नया है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, हम सोचते हैं कि राजा और प्रजा का बीच क्या है? क्या एक राजा सचमुच राजा होता है जब तक वो लोगों की पीड़ा ना समझे? आज मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा जिससे तुम जान पाओगे कि सच्ची सेवा क्या होती है, ताकि तुम सचमुच गुलाम बन जाओ, पर एक ऐसे अर्थ में जिससे तुम सब कुछ जीत जाओगे। कुछ दरबारियों ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहा है, कुछ ने सोचा कि ये किसी का हिस्सा है, मगर अकबर ने बिना देर किए कहा, ठीक है बीरबल, मुझे दिखाओ कि मेरा क्या बनना है और कैसे। बीरबल ने एक नक्शा निकालकर बताया कि शहर के कुछ हिस्सों में आज विशेष पर्व चल रहा है। बाजार से लेकर मोहल्लों तक हर जगह लोग छोटी छोटी परेशानियों में उलझे हुए हैं। बीरबल ने प्रस्ताव रखा कि अकबर एक छोटे से कपड़े के कपड़े में बदलकर आज बिना किसी रियायत के लोगों के बीच घूमेगा और उनकी कठिनाइयों को समझकर स्वयं ही उनका समाधान करेगा। पर यह तो नौकरों का काम है, किसी ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हां, नौकरों का काम होना चाहिए, पर राजा वही है जो खुद ये काम करने में शर्म महसूस न करे। आज तुम गुलाम बनोगे, लोगों के दुखों का गुलाम, ताकि तुम्हें समझ आए कि सच्चा शासन क्या है। अकबर ने कहा, यदि मैं ये करूं तो दरबार का क्या होगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, दरबार में वही रहेगा जो आज हमेशा यहां रहेगा, न्याय, शांति और तुम्हारी याद। पर आज तुम लोगों के बीच जाओ, बिना किसी पहचान के। और उस तरह अकबर तैयार हुआ। उसने अपने महल के भव्य परिधान उतारे, सिंहासन की आभा को पीछे छोड़ दिया और साधारण कपड़ों में निकल पड़ा, बस एक छोटे से घोड़े के साथ जो बीरबल ने भेजा था। शाहजहां खिलौनों की दुनिया छोड़कर ऐसे ही निकलना आसान नहीं था, पर अकबर का मन कुछ नया सीखने को उत्साहित था। उसने सोचा कि अगर वो सच्चाई जान सकेगा तो उसका राज्य और भी मजबूत हो जाएगा। पहली जगह वो एक छोटे से मोहल्ले में पहुंचा, जहां एक बूढ़ी औरत अपने गन्ने के बोझ से हांफ रही थी। अकबर ने बिना पहचान बताए उसकी मदद की। उसने बोझ उठाया और औरत के घर तक पहुंचा दिया। औरत ने उसे देखते ही पूछा, बेटा, तुम कौन हो? अकबर ने झट से उत्तर दिया, मैं तो बस एक मुसाफिर हूं। औरत की आंखों में जो प्यार और भरोसा था, उसने अकबर के दिल को झकझोर दिया। वो समझ गया कि छोटे छोटे काम कितने बड़े असर डालते हैं। उसकी छोटी सी मदद ने औरत की आंखों में एक खुशी जगा दी, और अकबर ने महसूस किया कि वो खुशी किसी भी जीत से बड़ी है। बीरबल ये देख रहा था और भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा था। यही तो उसे चाहिए था। अकबर का सामना जनवरी से जनवरी की छोटी छोटी खुशियों और दुखों से होना। फिर वो एक बावड़ी पर पहुंचा, जहां कुछ बच्चे पानी भर रहे थे और एक लड़का घुटनों पर चोट खाकर रो रहा था। अकबर ने तुरंत उस बच्चे का दर्द देखा और उसका घुटना बांधा। उसे चिढ़ाते हुए कहा, हिम्मत रखो, ये जख्म आखिर मिटेंगे। बच्चे की मां ने आकर कहा, तुम किसके हो? अकबर ने फिर वही कहा, मैं किसी का नहीं, बस आज एक मददगार हूं। वो मदद के बाद चल दिया, पर उस बच्चे की आंखों में जो भरोसा झिलका,
उसने अकबर को भीतर से प्रभावित कर दिया। गुलामी का अर्थ अब उसके लिए बदल रहा था। यह कोई दासत्व नहीं था, बल्कि दूसरों की सेवा में खुद को खो देने जैसा कुछ था, जिससे आत्मा प्रफुल्लित होती है। शाम का समय था जब अकबर एक छोटे से चौराहे पर पहुंचा जहां लोग अपने अपने दुख और खुशियों के साथ खड़े थे। अचानक एक व्यापारी ने पास आकर अकबर से कहा कि उसकी बकरी खो गई है और उसके पास अब बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी गरीबी अगले दिन के खाने तक की चिंता पैदा कर रही थी। अकबर ने बिना सोचे समझे कहा, बताओ मैं कैसे मदद करूं? व्यापारी ने कहा, मेरी बकरी के बिना मेरी दुकान चली नहीं पाएगी। अकबर ने कुछ पूछताछ की, नाक कान खुरचते हुए गली में झांका और बकरी की आवाज सुनी। उसने बाजू से एक छोटी सी टोली बनाई, कुछ बच्चों को भेजा, बूढ़े से कहा कि वो गली के पीछे देखें, और अचानक बकरी सामने आ खड़ी हुई। व्यापारी की आंखों में आंसू थे और उसने अकबर का धन्यवाद किया। बीरबल, जो पास में छिपा हुआ था, ये सब देख रहा था और मन ही मन प्रसन्न था। उसने देखा कि अकबर को सेवा करने में आनंद आता है, जो उसने शहंशाह होते हुए शायद कम महसूस किया था। दिन बीतता गया और अकबर ने रात को एक छोटे से ढोंगी के साथ बैठकर खाना खाया। ढोंगी ने उसे अपने जीवन की बात बताई, कैसे कभी वो राजा का नाम सुनकर भी अपने काम में गर्व नहीं महसूस कर पाता था, पर आज जब उसे किसी ने सम्मान दिया तो उसके दिल ने एक अलग तरह की चमक देखी। अकबर ने उन कहानियों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि हर छोटी छोटी आत्मा में भी एक दुनिया होती है। उनकी परेशानियां, उनकी आशाएं और उनकी नन्ही नन्ही जीतें। वो समझ गया कि राजा शब्द सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है, और उसकी ये समझ उसे धीरे धीरे गुलाम बना रही थी। गुलामी का मतलब अब उसके लिए दूसरों के लिए खुद को समर्पित करना था। अगले दिन बीरबल का असली खेल शुरू हुआ। उसने दरबार के कुछ धनिकों और अमीरों को भेजा, पर बिना ये बताए कि ये बीरबल की योजना है। उनके सामने एक समस्या रखी गई। कुछ गांव के लोगों ने शिकायत की थी कि नदी पर बने एक पुल का रखरखाव ठीक तरह से नहीं हो रहा है और बरसात में गांव के बच्चे नदी पार नहीं कर पाते। अकबर, जो आज भी आम लोगों की तरह ही था, गांव पहुंचा और देखा कि पुल पर लकड़ियां टूट चुकी है और एक बच्चा अपने छोटे भाई को ले जाकर नदी पार नहीं कर पा रहा था। अकबर ने अपनी छोटी सी कमीज की जांच की और खुद ही लकड़ियां जोड़ने लगा। गांव वाले देखते रह गए। राजा? नहीं, वो तो एक साधारण परिधान में एक नौजवान था। पर जब उन्होंने देखा कि ये नौजवान इतनी मेहनत से काम कर रहा है, उन्होंने मिलकर मदद की। अकबर ने महसूस किया कि जब लोगों के साथ मिलकर काम किया जाता है तो काम आधा हो जाता है और रिश्ते गहरे बनते हैं। उस दिन पुल के मरम्मत के बाद जब बच्चे दौड़कर खेलने लगे, अकबर के भीतर अजीब सा सुकून घुल गया। एक ऐसा सुकून जो सिंहासन की चमक से कभी नहीं मिलता। बीच बीच में बीरबल अकबर के पास आता और कुछ कहकर लौट जाता, कभी मजाक में, कभी गंभीरता से। उसने अकबर के लिए कुछ कविताएं भी तैयार कर रखी थी, जो अकबर को रोज सुनाई जाती। कविताएं जिसमें गुलामी शब्द का अर्थ निराला था। बीरबल की कविताएं अकबर के दिल में घर कर लेती। गुलाम वो नहीं जो बेखुदी से बंधा हो, गुलाम वो है जो दूसरों के लिए खुद को बांट दे। और ये पंक्तियां अकबर के मन में गूंजती रही। समय के साथ अकबर की पहचान धीरे धीरे बदल रही थी। वो अब जनता के बीच जाना नहीं छोड़ता था। वो सखी सराय में बैठकर लोगों की बातें सुनता, बच्चों को पढ़ाता और बूढ़ों के घावों पर हल्की सी मरहम लगा देता। हर बार किसी का दुख मिटता तो वो भीतर से प्रसन्न होता। लोग उसे अजनबी समझते और उससे खुलकर बातें करते, क्योंकि उनके सामने वो कोई सत्ताधारी नहीं था। एक बार एक किसान ने अकबर से कहा, तुमने हमारी पीड़ा समझी है, पर क्या तुम वाकई बदल सकोगे? अकबर ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं बदल चुका हूं, पर मुझे और भी सीखना है। और किसान ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुम हमारे गुलाम बने, हमें तुमसे उम्मीद है।
इस बीच बीरबल ने दरबारियों के साथ एक छोटा सा ड्रामा भी रचा। उसने हमेशा के कुछ नियम बदले, लोगों को भीड़ में जाने की आजादी दी और दरबारियों को निर्देश दिया कि वे अकबर की अनुपस्थिति में भी न्याय और दया जारी रखें। कुछ दरबारियों ने सोचा कि ये बीरबल की सनक है, पर जो लोग समझते थे वे जानते थे कि इससे अधिक कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं हो सकती। दरबार का काम चलता रहा, पर अकबर की उपस्थिति गांधी की तरह छिपी हुई थी। एक राजा जो अब गुलाम बनकर लोगों की सेवा करता था। एक दिन बीरबल ने अकबर को गांव के एक वृद्ध सूफी से मिलवाया। सूफी ने कविसाज में कुछ अल्फाज कहे और कहा, बीरबल ने तुम्हें गुलाम बनाया है, पर क्या तुम्हें एहसास है कि गुलामी किस ओर से आती है? अकबर ने सिर झुकाकर पूछा, मुर्शिद, बताइए कि असली गुलामी क्या है? सूफी ने कहा, वो गुलामी जो तुम्हें खुद के अहंकार में बंद कर दे, वो बर्बाद कर दे, पर जो गुलामी तुम्हें दूसरों के लिए खोल दे, वो आजादी है। अकबर का चेहरा खिल उठा। अब उसने समझ लिया था कि बीरबल ने उसे गुलाम बनाकर असल में आजाद किया है, एक तरह की आजादी जिसे वो राजा बनकर कभी महसूस नहीं कर पाया था। समय ने घड़ी की सुइयों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अकबर का व्यवहार अब लोगों में गूंजने लगा। उसकी नीतियां बदलने लगी। वो अब तटस्थ नहीं रहना चाहता था। वो चाहते थे कि कानून लोगों की भलाई के लिए बने, न कि सिर्फ सत्ता के लिए। उसने दरबार को निर्देश दिया कि हर शिकायत को तत्परता से सुना जाए और आवश्यकता पड़ने पर राजा स्वयं भी वहां जाए। बीरबल ने इस बदलाव को बड़े स्नेह से देखा। उसे अपनी चाल सफल होती दिखी। वो जानता था कि एक सच्चा शासक वही है जो अपने पद को दीन दलितों के काम आने के लिए उपयोग करे। पर कहानी में एक मोड़ ऐसा आया जो बीरबल के लिए सबसे बड़ा परीक्षा बन गया। एक दुष्ट राज्य पड़ोसी ने अकबर के राज्य में उथल पुथल मचाने की साजिश की। उसने अफवाहें फैलाई, रसूल भेजे और कुछ दरबारियों को तोड़ने की कोशिश की। बीरबल ने देखा कि बदलाव को बाहर से चुनौती दी जा रही है। उसने अकबर के सामने कहा, जहांपनाह, अब तुम सिर्फ लोगों की सेवा में ही नहीं, बल्कि राज्य की गरिमा में भी गुलाम बनोगे। अब तुम्हें दिखाना होगा कि हम केवल दया के लिए नहीं, बल्कि दृढ़ता और बुद्धिमत्ता के लिए भी तैयार हैं। अकबर ने आंखें चमकाई। उसने बीरबल की बातों को समझ लिया था। उसने अपनी सेना को तैयार किया, पर बिना निरंकुशता के। वो चाहता था कि युद्ध के बजाय कूटनीति से हल निकले। उसने उन दरबारियों को जो भ्रम फैला रहे थे, सत्य की राह दिखाई और जनता के सामने अपने कामों का हिसाब रखा। पर सबसे बड़ा पल तब आया जब राजा खुद मैदान में उतर आया, न कि तलवार लेकर, बल्कि लोगों के बीच जाकर, उनकी परेशानियों को सुनकर और उन्हें समाधान देकर। उसने पड़ोसी राज्य को संदेश भेजा कि वो हिंसा की राह नहीं अपनाएगा, पर अपनी सीमाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पड़ोसी राजा ने अंततः समझदारी दिखाई और शांति बनी रही। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि कैसे एक राजा, जिसे बीरबल ने गुलाम बनाया था, अब एक ऐसे शासक बने जो अपने प्रजा की सेवा में तत्पर रहते हुए भी अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है। ये नई काया, ये नया राजनैतिक धर्म बीरबल की सूझबूझ का परिणाम था। आखिरकार उस दिन आया जब बीरबल ने दरबार में अपने खेल का असल उत्तर दिया। उसने कहानियों और उदाहरणों के जरिए बताया कि कैसे गुलामी ने अकबर को बदल दिया। वो अब आदेशों का गुलाम नहीं, लोगों की भलाई का गुलाम था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने आपको गुलाम बनाया ताकि आप जान पाएं कि राजा की असली ताकत उसका सम्मान नहीं, बल्कि उसकी सेवा है। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे गुलाम बनाया तो सही, पर उस गुलामी में मैंने वो आजादी पाई जिसे मैं कभी सोच भी नहीं पाया। दरबारियों ने तालियां बजाई और जनता ने खुशियों के फूल बरसाए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, गुलामी आजादी का दूसरा नाम है, जब वो सही मायने में दूसरों के लिए हो। उस दिन से अकबर की नीतियां और रवैये बदल गए। उसने दरबार में नए नियम बनाए,
न केवल सख्ती से बल्कि समझदारी से भी। गांवों में स्कूल खोले गए, गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिली और कानूनों को सरल बनाया गया ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय पाने में डरता न रहे। अकबर का रहन सहन भी बदल गया। वो अब महलों में कम रहता और जनता के बीच ज्यादा। बीरबल उसे बार बार याद दिलाता, राजा वही जो अपने लोगों का गुलाम हो, और अकबर हर बार हंसकर सहमति देता। वो समझ चुका था कि सच्चा आदर वही है जो उनकी जिंदगियों में बदला लाए, न कि सिर्फ सिंहासन की छाव में टिके रहने से। कई सालों के बाद एक दिन बीरबल और अकबर एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे। पत्तियां धीमे धीमे सरसराती थी और दूर दराज से बच्चों की हंसी आ रही थी। बीरबल ने कहा, याद है जब मैंने तुम्हें गुलाम बनाया था? अकबर ने आंखें बंद करके कहा, जी हां, और वो गुलामी मेरे लिए वरदान थी। बीरबल ने धीरे से कहा, हमने जो सीखा वो ये है कि गुलाम वो नहीं जो बेइज्जत होकर किसी के नीचे झुकता है, बल्कि गुलाम वो है जो अपने अहं को खत्म करके दूसरे की भलाई के लिए खड़ा हो जाता है। अकबर ने कहा, और इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी हूं बीरबल। तुमने मुझे वो शिक्षा दी जो किताबों से नहीं, लोगों से मिलकर मिली। कहानियां जो सुनाई जाती हैं वो किताबों में दर्ज हो जाती है, पर कुछ कहानियां सीधे दिल में उतर जाती है, और अकबर का परिवर्तन उन्हीं कहानियों में से एक बन गया। बीरबल ने एक सादा शब्द बोलकर बदल दिया, गुलाम, और उसने उसे नई अर्थवत्ता दे दी। उस दिन से गुलामी का अर्थ पूरे राज्य में बदल गया। लोग अब रियायत की उम्मीद नहीं करते थे, बल्कि ये देखते थे कि राजा उन्हीं की तरह उनके दुखों को समझकर उनके लिए काम कर रहा है। अकबर के शासनकाल को लोग अब गुलामी का शासन नहीं, बल्कि सेवा का शासन कहते थे। एक शासन जो लोगों की आवाज से चलता था। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि बीरबल ने अकबर को गुलाम बनाया, पर उस गुलामी ने अकबर को राजा होने का असली मतलब समझाया। वो गुलाम था तो सही, पर एक ऐसे गुलाम का जो अपने प्रजा के लिए हरदम तत्पर रहे, और इसी में असली सुकून था। बीरबल की चालाकी और प्यार ने उस शाम इतिहास की एक नई परिभाषा लिख दी कि सच्चा राजा वही जो गुलाम हो, और सच्चा गुलाम वही जो अपनी आजादी को दूसरों को देकर जीता हो। अकबर के दरबार में उस दिन एक अजीब सी हलचल थी। ऐसी हलचल जो किसी नई सदी की तरह धीरे धीरे पुरानी दीवारों में फैल रही थी। लोग एक दूसरे से चौकन्ने होकर बातें कर रहे थे, और जिनके होठों पर हंसी होनी चाहिए थी, वहां एक खामोशी सी छाई थी। बीरबल, जो हमेशा की तरह अपनी सूझबूझ और मुस्कान दोनों साथ लेकर चलता था, आज कुछ ज्यादा ही गंभीर दिख रहा था। उसकी आंखों में वही चालाकी तो थी, पर होठों पर अब कोई बेताबी भी झलक रही थी। ये बेताबी किसी बाहरी संकट की नहीं, बल्कि एक अंदरूनी, महीन और खतरनाक साजिश की थी। 3 पंडितों की साजिश, जिनकी जुबानें बीरबल के नाम के साथ चोरी का कलंक जोड़ दिया था। कहानी की शुरुआत उस सुबह से हुई जब अयोध्या मार्ग के किनारे स्थित एक सुनसान मंदिर के गर्भगृह से राजमहल के लिए भेजी जाने वाली एक कीमती कंघी गायब हो गई। वो कंघी न केवल सोने चांदी और जवाहरात से बनी थी, बल्कि उस पर देवी महारानी की आराधना के रूप में लोगों की आस्था भी टिकी हुई थी। कंघी के गायब होने से मंदिर का पूरा वातावरण कांप उठा। भक्ति में डूबे लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बसी, और पुजारियों के कदम स्वतः ही तेज हो गए। इस बात की खबर हवा में फैलते ही 3 पंडित, रामानंद, हरिमोहन और भृगुनाथ, जो पास के एक शक्तिशाली गोत्र के मुखिया भी माने जाते थे, तुरंत महल पहुंचे। उनका चेहरा लाल लाल और शब्दों में तीखापन था। उन्होंने आवाज बुलंद की और कहा कि ऐसी बेइज्जती का बदला तो मिलना ही चाहिए। दरबार में आते ही तीनों पंडितों ने बड़ी नाटकीयता से आरोप लगाया, जहांपनाह, इस मंदिर की जो कंघी खोई है, उसकी गवाही यही कहती है कि उसे किसी समझदार और चालाक आदमी ने चुना, और हमारा विश्वास है कि वो कोई और नहीं बल्कि बीरबल ही है। बीरबल पास ही खड़ा था, पर उसने एक पल के लिए भी अपना चेहरा न बदला।
उसने केवल धीमे से पूछा, ऐसा क्या निशान है जो मेरा नाम इस संदूक के तख्ते पर लिख देता है? पंडितों ने भौहें तनकर कहा, तुम्हारी अदा, तुम्हारे आचरण और शायद कुछ लोग जो तुम्हें पसंद नहीं करते, ये सब मिलकर यही संकेत दे रहे हैं। उनकी बातों में तर्क कम और आरोप ज्यादा था। दरबार के कुछ सदस्य जो बीरबल से हमेशा कुछ दूरी बनाए रखते थे, तुरंत इस बात में रस लिया और उनका शक हवा में फैल गया। ये शक बीरबल के लिए कोई नया नहीं था, पर 3 पंडितों का जुड़ना और उनके पास कुछ प्रभावशाली संरक्षक होना मामला और गंभीर बना रहा था। अकबर, जो न्याय को अपना पहला धर्म मानते थे, तुरंत बोले, अगर आरोप इतना बड़ा है तो सबूत चाहिए। बिना सबूत के किसी की इज्जत का हनन न्याय के विरुद्ध होगा। पर पंडितों की आवाज में भी संतोष था, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल का विचित्र व्यवहार और उसकी खुलेपन से भरी चतुराई कुछ लोगों को हमेशा चुभती आई थी। वे चाहते थे कि अकबर बीरबल के ऊपर कठोर कार्रवाई करें, ताकि उनकी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा वापस आ जाए। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं अपराधी नहीं हो सकता, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं स्वयं उस कंघी को ढूंढ लाऊंगा, या जो भी दंड आप मुझ पर ठहराएं उसे सहूंगा। बीरबल की नर्म आवाज में ठहराव था, ऐसा ठहराव जो किसी तूफान के पहले की शांति जैसा होता है। बीरबल ने स्वयं उसी दिन सब जगह छानबीन करने की बात कही। उसने कहा कि वो मंदिर जाएगा, आसपास के बाजार में भी घूमेगा और उन लोगों से बात करेगा जो उस समय मंदिर के पास थे। कुछ दरबारियों ने कहा कि ये नाटक है, पर अकबर ने बीरबल की सच्चाई पर भरोसा दिखाया और कहा कि सबको शांति से काम करने दिया जाए। बीरबल मंदिर पहुंचा और वहां के पुजारियों से पूछा पर सवाल करने लगा। उसने ध्यान से सुना, देखा और समझा। पुजारियों ने बताया कि कंघी रात को किसी अजनबी व्यक्ति ने मांगी थी और वे सोचकर उसे भेज दिया, क्योंकि उसका पहनावा ठंडा करने वाला और सलीका दिख रहा था, पर किसी ने उसकी पहचान नहीं देखी थी। बीरबल ने उस रात के पहरेदारों से भी बात की और जाना कि मंदिर के पिछवाड़े में कुछ अनौपचारिक बतख ही हुई थी। तीनों पंडितों के कुछ अनुयायी भी वहां थे और वे आपस में किसी निकट भविष्य की ओर इशारा कर रहे थे। ये सुराग बीरबल को शंका से उसकी योजना की ओर ले गया। बीरबल ने 10 दिन तक नगनगर जाकर पूछताछ की। उसने चोरों के निशान छानने के लिए अपने खास तरीकों का प्रयोग किया। कहीं उसने बच्चों को छोटा छोटा इनाम देकर पूछताछ करवाई, कहीं बूढ़ों के बीच बैठकर धीमे धीमे बातें उघाड़ दी। धीरे धीरे उसने एक पैटर्न देखा। जिन लोगों ने अचानक कंघी की चोरी के बाद पंडितों को शक्ति दी थी, वे एक खास प्रकार के व्यापार से जुड़े हुए थे और उन व्यापारियों के बीच से ही कोई एक रात को मंदिर के पास दिखाई दिया था। बीरबल ने तब अपनी सूझबूझ से एक योजना रची। उसने चारों ओर खड़े लोगों की बातों से एक नक्शा तैयार किया और रात के अंधेरे में खुद ही मंदिर के दीवारों पर कुछ निशान बनाकर रात गुजारी। निशान ऐसे कि कोई भी जल्दबाजी में उसे चोरी सा समझ ले, पर सिर्फ एक चतुर व्यक्ति ही समझ पाता कि ये कोई नकल है। बीरबल ने जानबूझकर ये सब शोरशराबा इसलिए किया ताकि उन लोगों का विश्वास टूटे जो खुद ही साजिश कर रहे थे। उसने सोचा कि साक्ष्य जुटाने के लिए कई बार दिखावा करना भी जरूरी होता है। इसी बीच तीनों पंडित अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे थे। वे लोगों के सामने दावा कर रहे थे कि बीरबल राजा के पास अपना प्रभाव दिखाकर मंदिर से कीमती वस्तुएं निकालवा लेता है। उनके मुखारविंद करा रहा था। उन्हें यह असहनीय लग रहा था कि बीरबल, एक नौजवान हास्यप्रिय बुद्धिमान, उनकी प्रतिष्ठा पर थूक सकता है और अकबर का मन भी जीत लेता है। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जो बीरबल के खिलाफ सबूत देने को तैयार थे, पर उनकी कथनी और करनी में फर्क था। बीरबल की शालीनता और विनम्रता ने कुछ लोगों को प्रभावित किया, जबकि कुछ दूसरों को चिढ़ाती रही। वे लोग जो अकबर की छाया में स्वयं को बड़ा समझते थे, बीरबल की चमक को सहन नहीं कर सके। एक दिन बीरबल ने तीनों पंडितों के ऊपर एक चाल चली।
उसने सार्वजनिक रूप से एक समारोह का आयोजन किया, जिसमें मंदिर की ओर से एक विशेष पूजा रखी गई। उसने वहां पर अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को भेजा और कहा कि वे तीनों पंडितों के आसपास के लोगों से बातचीत करें। बीरबल ने स्वयं दीवारों पर कुछ कपड़े लगाए ताकि वे पुरानी और घिसी पीटी दिखाई दें। समारोह के दौरान उसने अचानक घोषणा की कि जो भी वो कंघी पाएगा, वो उसे उसी समय सार्वजनिक रूप में रखेगा और 3 पंडितों के सामने उसकी सच्चाई साबित कर देगा। पंडितों की आंखों में भय की झिलमिलाहट थी। वे चाहते थे कि मामला धीरे धीरे दब जाए, पर बीरबल की तेज रोशनी ने उन्हें अंधेरे में उजागर कर दिया था। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने अपनी जांच को और तेज किया। उसने उन व्यापारियों की दुकानें देखा जिनके रिश्तेदार वहां उस दिन दिखाई दिए थे। उसने पुराने चोरियों के मामलों की तह तक जांचा और पाया कि उन तीनों पंडितों की श्रेणी में कई बार किसी न किसी तरह से धन और समृद्धि की बहाली हुई थी, पर वो बहाली खुद साफ साफ प्रमाण नहीं देती थी कि वे दोषी हैं। बीरबल को सही मायने में सबूत चाहिए थे। कोई कुछ कह सकता था, पर बिना ठोस प्रमाण के सब कुछ हवा ही साबित होता। इसलिए उसने एक और चाल सोची। उसने मंदिर में एक नकली कंघी रखवाई जो असल जैसी दिखती थी, पर असल में उसकी बनावट अलग थी। उसने चाहा कि अगर कोई उसे चुराएगा तो उसकी बनावट से पकड़ा जा सके। पर यह योजना भी तब तक सफल नहीं थी जब तक कोई पक्का साक्ष्य न दे। उस रात बीरबल ने एक खास जाल बिछाया। उसने मंदिर के अंदर एक गुप्त सुरंग के रास्ते पहले से बना रखे थे। ये सुरंग बीरबल ने किसी पुराने हवेली के विनाशकारी नक्शे से ढूंढ निकाली थी, और उस सुरंग की निगरानी के लिए उसने कुछ भरोसेमंद नौकरों को लगाया। उन नौकरों में से एक था छोटा गोपाल, जो पढ़ने लिखने में तेज और चालाक था। बीरबल ने उसे विशिष्ट जिम्मेदारी दी। गोपाल ने रात भर निगरानी की और 2 दिन बाद उसने देखा कि आधी रात में कुछ हलचल हुई। किसी ने सर्दी के कपड़ों में चुपके से मंदिर के पीछे की ओर कदम बढ़ाए। गोपाल ने सूचनार्थ बीरबल को बुलाया और दोनों ने नजर रखी तो देखा कि वही तीनों पंडितों के कुछ अनुयायी थे, वही लोग जिनके बारे में बीरबल ने पहले से शंका की थी। वे किसी आवाज के सहारे मंदिर की ओर बढ़े और कुछ लेकर भागने लगे। बीरबल ने उन्हें पकड़ा नहीं, बल्कि चुपके से उनका पीछा किया। वे लोग एक सुनसान गोदी पर पहुंचे और वहां एक संदूक खोला, पर संदूक खाली निकला। लोग हकलाकर बोले कि संदूक तो पहले से ही खाली था। वे कुछ जलाने की तैयारी में थे ताकि बाकी सबको भ्रम हो और उन्होंने चुपके से वही नकली कंघी मंदिर से ले ली हो, पर असल में उनके इरादे कुछ और थे। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि वे संदूक में कुछ पत्र रखकर एक रिंग की नकल कर रहे थे। वे नकली सबूत बना रहे थे ताकि बाद में वे सबको बता सके कि बीरबल ने कंघी चुरा ली थी। उनकी चालाकी साफ थी। पहले वे असली कंघी को किसी और जगह छिपा कर देंगे, फिर कुछ नकली निशान बनाकर बीरबल पर आरोप लगाएंगे। ये जानकर बीरबल का मन कांप उठा। ये चाल ऐसा था कि यदि सच सामने न आया तो एक निर्दोष की इज्जत खत्म हो सकती थी। बीरबल ने अगले ही दिन अकबर के सामने सारी बात रख दी। उसने कहा, जहांपनाह, ये केवल चोरी का मामला नहीं है, ये न्याय के ऊपर हाथ साफ करने की साजिश है। अकबर, जिनके लिए न्याय सबसे बड़ा देवता था, झट से बोले, बीरबल, तुम इस राज्य के भरोसेमंद हो, और यदि तुम कहते हो कि यह साजिश है तो हमें इसे तुरंत निपटाना होगा। फिर अकबर ने राजसूत्रों को आदेश दिया कि इस पूरे मामले की गुमनाम जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। पर पंडितों के समर्थक और प्रभावशाली लोग भी चुप नहीं बैठे। वे हर मोर्चे पर हल्ला करते रहे। बीरबल ने चैन न पाकर एक और चाल चली। उसने एक सार्वजनिक सभा बुलाई और कहा कि जो भी सच जानता है वो सामने आए। उसने खुद का एक प्रस्ताव रखा। यदि वो दोषी पाया गया तो वो स्वेच्छा से अपना सिर नोचा देगा, पर यदि आरोप झूठा साबित हुआ तो आरोप लगाने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी। ये प्रस्ताव सुनकर बाजार में हलचल मची। लोगों ने सोचा
कि बीरबल के पास इतना आत्मविश्वास है तो कुछ तो होगा। सभा के दिन बीरबल ने पंडितों के सामने खुद खड़े होकर कहा, तुमने मान लिया कि मैं चोरी कर सकता हूं, पर क्या तुमने कभी सोचा कि सच्चाई इतनी सरल होती तो तुम इतने जतन क्यों करते? पंडितों ने व्यर्थ ही चिल्लाकर कहा कि सबूत तो उनकी औकात बताते हैं। पर बीरबल ने नागिन सी चतुर छवि बनाए रखी और शांति से कहा, साक्ष्य के बिना दोष लगाना एक बड़ी बेईमानी है। उसने तब अपने खास नौकरों को बुलाकर कहा कि वे अब वो असली कंघी, जो कि मंदिर सुरक्षित रखता था, निकालकर सभा में दिखाए। सभी की आंखें खुली रह गई, कंघी वहां नहीं थी। पंडितों ने हंसते हुए कहा कि ये तो और भी ज्यादा शक पैदा करता है, पर बीरबल की चालाकी अभी खत्म नहीं हुई थी। 20वें दिन बीरबल ने अचानक घोषणा की कि सभी पंडितों को अपने अपने गोदामों से पूर्वजों की पुरानी वस्तुएं निकालनी होंगी और वे सब सभा में प्रस्तुत करें। पंडितों को लगा कि ये व्यर्थ की बात है, पर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। तीनों पंडितों ने हक से अपने घरों में जाकर खुले बक्से निकाले, पर जब वे सभा में पहुंचे तो ये देखा कि उनके बक्सों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो न केवल पुरानी बल्कि मिलावट वाली थी। कुछ तो जहां से काट छांट कर किसी चीज को नुस्खा दिया गया था। बीरबल ने सब कुछ ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे कहा, क्या आप याद कर सकते हैं कि किसने मंदिर के पास उस रात कुछ देखा था? किसने उस अजनबी को देखा? एक एक कर लोग बोले, और जो लोग सच बोलते थे उनकी बातें साबित हो रही थी। कुछ लोग हिचक रहे थे क्योंकि वे भी भाग थे, पर धीरे धीरे सच्चाई उभर कर सामने आई। आखिरकार बीरबल ने एक रहस्यमय आदमी का नाम लिया, एक मध्यस्थ जो अक्सर पंडितों के साथ दिखता था और जिनके हाथों में अक्सर कुछ कपड़े और दस्तावेज होते थे। उस आदमी का नाम था दमयंती लाल, एक व्यापारी जो मंदिर के आसपास के इलाकों में अपनी दुकान चलाता था। बीरबल ने कहा कि दमयंती लाल का व्यवहार उस रात संदिग्ध था और उसने अक्सर तीनों पंडितों के लिए नकली प्रमाण बनाने का काम किया था। जब दमयंती लाल को बुलाया गया, उसने पहले तो इनकार किया, पर जब बीरबल ने कुछ पुराने लेन देन के दस्तावेज दिखाए तो उसकी हिम्मत पस्त हो गई। उसने हिचकते हुए कबूल किया कि हां, उसने पंडितों की मदद की थी ताकि वे अपने प्रभाव को बचा सकें और बीरबल को बदनाम कर सकें। उसने बताया कि पंडितों को डर था कि यदि बीरबल की लोकप्रियता बढ़ी तो उनका असर घटेगा, इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि मंदिर की कंघी चोरी कर दी जाए और बाद में उसे किसी और जगह रखा जाए ताकि बीरबल पर आरोप लगे। दमयंती लाल का बयान सुनकर तीनों पंडितों का चेहरा कांप उठा। उनकी चालें खुल चुकी थी, पर सच्चाई की राह आसान नहीं थी। तीनों पंडितों के पास और भी समर्थक थे जो खुद की बेइज्जती से डर रहे थे। वे चाहते थे कि अकबर इस मामले को शांत कर दे और बीरबल को धीरे धीरे खारिज कर दे, पर अकबर ने, जिसने बीरबल की सच्चाई देखी थी, इन आरोपों को निराधार मानते हुए कहा कि दोषी चाहे जो भी हो, उसे कड़ा दंड मिलेगा। पंडितों ने विडंबना भरे स्वर में अपने अपराधों का पालन किया और मंदिर की कंघी, जो असल में मंदिर के ही बगल के एक खंडहर में छिपी हुई मिली, उसे पुनः मंदिर को सौंप दिया गया। 3 पंडितों की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई और बीरबल की साख और भी बढ़ गई। किंतु बीरबल ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अकबर से कहा कि दंड के साथ साथ सुधार भी जरूरी है। पंडितों को सार्वजनिक रूप से दोषी ठहराया गया, पर साथ ही उन्हें समाज सेवा के लिए भी लगाया गया। उन्होंने मंदिरों और गरीबों के बीच बंटवारा करके अपने किए का प्रायश्चित करना था। बीरबल ने लोगों से कहा कि हम सभी से कभी कभी कमियां होती हैं और महत्वपूर्ण यह है कि हम उनसे सीखें। उसने तीनों पंडितों के घिसे पिटे अहंकार को मिटाकर समाज में उन्हें फिर से स्थान दिलवाने का काम किया, पर इस बार शुद्धि के साथ। समाप्त होता नहीं कहानी का आनंद यहां, क्योंकि उसकी असली मिठास इस बात में थी कि बीरबल ने न केवल अपनी सच्चाई साबित की, बल्कि उसने समाज को यह सिखाया कि किस तरह चालाकी और ईर्ष्या से बड़े बड़े मनुष्य भी गिर सकते हैं। अकबर ने कहा, यदि हमने इन्हें
कठोर दंड दिया होता तो क्या वास्तव में न्याय होता, या केवल क्रोध? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय में दंड के साथ सुधार भी होना चाहिए। और जनता ने ये बात गुनगुनाई कि सजा भी जरूरी है, पर उससे बढ़कर प्रायश्चित और पुनरावर्तन जरूरी है, ताकि गलती दोबारा न हो। समय के कुछ महीनों बाद तीनों पंडितों ने सार्वजनिक रूप से अपने अपराधों का स्वीकार किया और लोगों के सामने माफी मांगी। उन्होंने अपने जीवन को लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वे नहीं रहे जो पहले थे, अहंकारी, स्वार्थी और प्रभाववादी। वे सत्य का मार्ग अपना रहे थे। बीरबल ने यह देखकर आनंद लिया कि उसकी चालाकी केवल व्यक्तिगत जीत तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के लिए भी एक उद्देश्य बन पाई। उसकी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और इंसाफ ने अकबर के राज्य में एक और मजबूत नींव डाली। कई वर्षों के बाद जब बीरबल और अकबर ठंडी शामों में महल की छत पर बैठकर पुराने दिनों की बातें करते, तो अकबर ने एक बार फिर कहा, तुमने मुझे वही सिखाया जो किताबें नहीं सिखाती। बीरबल की आंखों में वही शरारती चमक थी और उसने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैं तो केवल एक व्यक्ति हूं, पर यदि मेरा छोटा सा व्यवहार अपने आसपास के लोगों को सुधारना सिखा दे तो वही सच्ची बुद्धिमत्ता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, आज हमारी प्रजा सुरक्षित है क्योंकि हमने न्याय किया। और उस रात जब चांदनी ने महल की दीवारों पर सिल्वर की परत बिछा दी, बीरबल की जीवटता और न्याय की जीत ने समाज को यह संदेश दिया कि आरोपों की हवा में न बहो, सबूत की गहराई में उतर कर ही न्याय की लौ जलाओ। तीनों पंडितों का गिरना और उठना, बीरबल की सूझबूझ और अकबर की दया, सब मिलकर उस राज्य को एक बेहतर जगह बना गए, जहां लोग अब अनायास ही विश्वास करने लगे कि चाहे कितनी भी बड़ी साजिश हो, बुद्धि और सत्य की जंग हर बार जीतती है। दरबार में उस दिन कुछ अलग ही रौनक थी। वो रौनक जो तब आती है जब हवा में सवाल की गूंज रहती है और लोगों की निगाहें किसी अचानक आने वाली बात पर टिक जाती है। अकबर, जो हमेशा अपने दरबार के खेलों और चतुरों के किस्सों का आनंद लेते थे, आज कहीं ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे थे। बीरबल अपनी ही तरह कुछ शरारत भरे मुस्कानों के साथ बैठे थे, पर आज के मेहमान की उपस्थिति सबको हैरान कर रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो मजाक, तर्क और अजीबोगरीब हल्की सी चतुराई से भरे किस्सों का वो अनूठा खजाना था, अपने पगा और ढीली ओढ़नी में एक ताजे तुरंत सी स्वाभाविकता लिए महल के द्वार पर आया। मुल्ला की आंखों में कुछ शरारत थी और दाढ़ी में हंसी का झोंका। लोग जानते थे कि मुल्ला जहां भी जाता है, सवाल और हंसी दोनों साथ ले आता है, पर आज उसने कुछ अलग कहा। उसने अकबर को चुनौती दी थी। चुनौती किसी मल्ल की दंगल जैसी नहीं थी, नहीं तलवार की घुमान, ये तो दिमाग की जंग थी, बुद्धि का मुकाबला। मुल्ला ने दरबार में खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मैं आपसे एक खेल पूछना चाहता हूं। एक ऐसा खेल जिसमें जीतने वाला वही होगा जो सच्चाई को सबसे सरल तरीके से समझा सके। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, मुल्ला, तुम्हारी शर्त क्या है और शर्त किस तरह की जीत तय करेगी? मुल्ला ने कहा, शर्त यह है कि हम 3 दिनों तक अलग अलग तरह के प्रयोग करेंगे। मैं गांव के लोगों के बीच जाऊंगा और आप दरबार में बैठकर देखेंगे कि कौन किसे ज्यादा समझ पाता है, आपकी रियासत की शक्ति या मेरी साधारण बातें। आखिर कौन जीतेगा, राजा का तख्त या मुल्ला की दाढ़ी? लोगों ने ठहाका लगाया, कुछ ने सर हिलाया और बीरबल ने आंखें चमकाई। उन्हें पता था कि मुल्ला कुछ ऐसा करने आया है जो अक्सर सिखाता भी है और हंसाता भी। अकबर ने कहा, ठीक है मुल्ला, खेल स्वीकार है, पर शर्तें क्या होंगी? मुल्ला ने कहा, शर्त यह है कि 3 दिनों बाद हम दोनों एक एक सवाल रखेंगे और जनता ही तय करेगी कि किसका उत्तर ज्यादा सजीव और सच्चा लगा। अगर मैं जीत गया तो आप मेरे साथ एक हफ्ते भर के लिए गांव-गांव चलेंगे और मेरी तरह गांव की सादगी में रहकर लोगों की बात सुनेंगे। और अगर आप जीत गए तो मैं दरबार में आपकी प्रशंसा में कविताएं लिखूंगा और आपको हंसी का बादशाह घोषित कर दूंगा। अकबर ने सोचा कि यह छोटा सा खेल है
और स्वीकार कर लिया। उसे मुल्ला की सादगी और उस पर जनता का भरोसा जटिल राजकाज से भिन्न एक ताजा अनुभव देने वाला लगा। बीरबल ने भी कहा, जहांपनाह, ये अच्छा परीक्षण होगा। क्या राजा अपने प्रजाजन से मिले बिना समझ सकता है कि उनका दुख कहाँ है? अकबर ने तख्त से उतारकर अपनी बड़ी मुस्कान दी और कहा, ठीक है मुल्ला, तुम जाओ, मैं देखता हूं कि तुम क्या करते हो। और इस तरह वो खेल शुरू हुआ। पहले ही दिन मुल्ला ने गांव का रुख किया। वो पैदल ही निकल पड़ा, कमर पर एक छोटी थैली और हाथ में लाठी, ओढ़नी में सुबह की ठंडी हवा समेटे हुए। गांव वालों ने उसे देखा और सहजता से अपने घरों में आने का न्योता दिया। मुल्ला ने किसी बड़े ओहदे का दिखावा नहीं किया। वो बच्चों के साथ खेला, बूढ़ों के साथ बैठकर चाय पी और उनकी तकलीफें सुनी। उसका अंदाज ऐसा था कि लोग बिना झिझक अपने दिल की बातें खोल देते थे। किसान की दीनता, ठेले वाले की मुश्किल और उस मां की निराशा जिसने अपने बच्चे के ठीक से न खाने की बात बताई। मुल्ला ने ध्यान से सुना, कुछ हंसा, कुछ चौंका और बीच बीच में अपने तर्कों की चपलियां दिखलाकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने लोगों से कहा कि अक्सर बड़ी बड़ी नीतियां और किताबों वाली बातें तब तक काम नहीं आती जब तक कोई आम आदमी उन्हें समझा कर ना दे। उसने गांव के स्कूल में जाकर बच्चों से पूछा कि वे क्या बनना चाहते हैं, और जब एक छोटे लड़के ने कहा कि वो कवि बनेगा, तो मुल्ला ने उसे जोर से गले लगा लिया और कहा कि कविता ही तो दुनिया को बदलती है। गांव वाले उसकी सहजता से प्रभावित हुए और कुछ ने तो अकबर के लिए शिकायत की कि वो ऐसा क्यों नहीं करता, लोगों के बीच आकर उनके सवाल सुनता नहीं। मुल्ला ने सिर्फ सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह को यह देखना चाहिए कि वो अपने लोगों की आवाज को कितनी बार सुनता है। वहीं दूसरी ओर दरबार में अकबर ने पहला दिन सख्ती और उदारता के बीच संतुलन बनाकर बिताया। उसने अपने न्यासी, अफसरों और मंत्रियों से मुलाकात की, फैसले सुनाए और कुछ मामूली सुधारों के आदेश दिए। पानी का एक नया कुआं, कुछ गरीबों के लिए अनाज का इंतजाम और शिक्षा पर खर्च बढ़ाने के संकेत। पर दरबार एक महल की दीवार के भीतर का संसार था। वो संसार जिसकी हर बात में रसूख, परंपरा और अधिकार था। कुछ दरबारियों ने बीरबल से कहा कि मुल्ला की बातें महज चुहल है और असल में शासन की बड़ी बातों को हल्का दिखाने का तरीका। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, किस्सा वही जो जनता सुनती है और अनुभव वही जो माथे पर लिखा जाता है। अकबर ने सोचा कि वो भी कुछ अलग तरह से जनता के पास पहुंचना चाहिए और पहला दिन उसने दरबार के कामों से अलग नहीं रखा। पर मुल्ला की सादगी ने गांव में जो हलचल मचाई थी, वो दरबार के आदेशों से अलग और अंदर तक असर करने वाली थी। दूसरे दिन मुल्ला ने कुछ और तीज त्योहार वाले खेल खेले। वो मेलों का हिस्सा बना और लोगों की छोटी छोटी झगड़ों को हल्का कर गया। उसने एक शादी में अचानक गीत गाकर लड़के और लड़की को हंसा दिया और पूरे गांव को जोड़ दिया। वो प्राचीन कहानियां सुनाता और उनके अर्थ निकालता, कैसे चोरी और झूठ किस तरह समाज के अंदर की नैतिकता को घुमाते हैं, कैसे छोटी छोटी मद्दें बड़े बदलाव ला सकती है। उसके पास ज्ञान था, पर ज्ञान के साथ एक तरह की नम्रता भी थी जो किसी किताब में नहीं लिखी होती। लोग उसे सुनकर सोचते, रख से जहांपनाह को भी ऐसा कोई चाहिए जो उसे लोगों के दिलों तक पहुंचा दे। उस दिन मुल्ला ने एक बूढ़े आदिवासी किसान की कहानी सुनकर सबको भावुक कर दिया। कैसे उसने अपने खेत की एक बूंद पानी किसी सूखे पड़ोसी के लिए दे दी थी और कैसे उस छोटी देन ने गांव को मिलकर बचा लिया था। लोग रो पड़े, कुछ चिल्लाए और गांव में उत्सव जैसा कुछ फैल गया। चौपाल में बहसें हुई, पंडितों के ठोस तर्क और मुल्ला के साधे तुकबंदी के बीच। मुल्ला ने हर तर्क का हल्का सा मजाक बनाकर जवाब दिया और कहा, कभी कभी लोग इतना सोचते हैं कि वे जीना भूल जाते हैं। जीना इतना कठिन नहीं, पर सोच बड़ी होती है। तीसरे दिन की सुबह दरबार में हल्की सी बेचैनी थी। आज निर्णायक दिन था। मुल्ला और अकबर दोनों को उपस्थित रहकर अपनी अपनी बातें रखनी थी और जनता ही तय करेगी कि किसका तरीका ज्यादा असरदार था।
अकबर ने सोचा कि वह दरबार के सारे निर्णायक मुद्दों का संक्षेप बताएगा और यह दिखाएगा कि राजा ही क्यों सही निर्णय ले सकता है। उसने सूची तैयार की, किन गांवों में रास्ते बने, किस क्षेत्र में पानी पहुंचा, कौन सी नीतियां लागू हुई। पर उसने ये महसूस किया कि ये सूचनाएं शुद्ध आंकड़ों का संग्रह थी, एक तरह की रिपोर्ट, पर लोग शायद दिल से जुड़ना चाहेंगे, और यही बात किसी दरबार के शाही शब्दों में नहीं आती। बीरबल ने अकबर को विनम्रता से कहा, जहांपनाह, आप अपने काम दिखाइए, पर याद रखिए कि मुल्ला ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, और दिलों में जगह बनाना अक्सर आंकड़ों से कठिन होता है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, मैं जनता के सामने अपनी बात रखूंगा, पर मैं ये भी दिखाऊंगा कि शासन से ज्यादा लोग क्यों सुरक्षित रहे हैं। लोग महल की चौखट पर जमा हुए, गांव वाले, व्यापारियों, कुछ विद्वान और पंडित। मुल्ला हल्की सी ओढ़नी में आए और उनकी आंखों में एक शरारत भरी हंसी थी, पर साथ ही कुछ गंभीरता भी। अकबर परिधान में सजे धजे थे, पर उनके चेहरे पर भी एक अनूठा उत्साह था। पहले अकबर ने कहा, मैंने इन 3 दिनों में लोगों के लिए जो काम किए हैं वे आपकी भी भलाई के लिए थे। मैंने पानी के लिए कुएं का निर्देश दिया, गांवों में सुरक्षा के उपाय किए और लोगों के लिए कानूनों को और अधिक सुगम बनाया। ये सब इसलिए किया ताकि आप लोगों को बेहतर जीवन मिले। लोगों ने तालियां बजाई, पर कुछ की आंखों में अभी भी वही सवाल था, क्या राजा सच में उनकी तकलीफें समझ पाया? अब मुल्ला की बारी थी। वो उठकर बोला, जहांपनाह और मेरे प्यारे भाइयों, मैं यहां आज आपके सामने खड़ा हूं, न किसी किताब के दायरे में, न किसी शाही आदेश के पीछे। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। जब हमने एक दूसरे का चेहरा देखा, हम पहचान पाते हैं। जब हम किसी के आंसू को देखा, हम समझ पाते हैं कि दर्द कैसा है। राजा के पास ताकत होती है और वो बड़ी चीजें कर सकता है, पर क्या बड़ी चीजें तब तक असरदार होती है जब वे छोटे दिल की समझ के बिना बनती हैं? मैंने गांव में देखा कि जो चीज काम कर गई वो वह थी जो दिल से आई थी। एक बुढ़िया ने अपने अंतःकरण से दान दिया, एक बच्चा ने अपनी रोटी बांटी, एक 8वीं दर्जे के शिक्षक ने बच्चों को कविता सिखाई। यही छोटी छोटी जगमगाहटें मिलकर बड़ी नदी बनती है। अगर राजा और मुल्ला दोनों मिल जाएं, तब सचमुच कुछ बड़ा होगा। पर अगर हमें चुनना हो, तो मेरा मानना है कि जीत उस तरफ जाती है जहां इंसान इंसान को समझता है। उसकी बातों में कुछ जादू था, सरल, सजीव और समझ में आने वाली बातें। उसने जनता के कुछ सवाल पूछे और कुछ ऐसे जवाब दिए जो हंसी और सोच दोनों में बदल गए। एक महिला ने पूछा कि क्या राजा उनके बच्चे की बीमारी के लिए जल्दी से दवा भेज सकता है, और मुल्ला ने कहा, मैं दवा नहीं भेज सकता, पर मैं ये कह सकता हूं कि राजा को पता चले कि तुम क्या देखती हो तो दवा पहुंच सकती है। लोगों ने इसे सरल लेकिन सच्चा जवाब माना। न्याय का फैसला जनता के हाथों में छोड़ दिया गया, और जनता थरथर कांपते दिलों के साथ सोच रही थी कि किसकी बात सीधे उनके दिल से जोड़ती है। कुछ ने अकबर की तार्किकता और नीतियों को तवज्जो दी, कुछ ने मुल्ला की सादगी और वास्तविक अनुभवों को जज्ब किया। बीरबल, जो हमेशा जैसे किसी छंटे हुए पत्ते की तरह खेलते नजर आते थे, आज चुप थे। वे केवल जनता की परछाइयों को देख रहे थे। धीरे धीरे बैठी बैठी जनता ने निर्णय दिया, न कि केवल शब्दों से, बल्कि अपने रोजमर्रा के अनुभवों से। एक बूढ़े किसान ने कहा, जहांपनाह, तख्त की शक्ति जरूरी है, पर मुल्ला की आवाज हमारे घरों में पहुंचती है। मैं कहता हूं कि दोनों मिलकर ही अच्छा होगा। एक युवा छात्र ने कहा कि अकबर की नीतियां सही है, पर मुल्ला की सादगी हमें याद दिलाती है कि नीति का असली नाम सेवा है। और इस तरह निर्णय निकला। न तो सिर्फ राजा जीता, न सिर्फ मुल्ला। जीत हुई समझ की, सहयोग की और मिलना जुलना की। सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया कि अकबर और मुल्ला दोनों ने जीत हासिल की है। अकबर को शक्ति और व्यवस्था के लिए सराहा गया, मुल्ला को लोगों के दिलों तक पहुंचने और सादगी की याद दिलाने के लिए। बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, देखा जहांपनाह,
हम सब जीत गए। जब तख्त और तुर के दाढ़ी साथ आ जाते हैं तो क्या बात होती है। अकबर ने मुल्ला से कहा कि वे अब आने वाले कुछ दिनों में गांव गांव साथ जाएंगे। एक तरह का मिलजोल जहां राजा भी अपनी प्रजा के साथ आम होकर जीवन के सामान्य पहलुओं को समझेगा। मुल्ला ने गाड़ी से हंसकर कहा, जहांपनाह, मैं तो आपसे जीत कर खुश हूं, पर असल में मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ गांव में चलकर ये देखें कि एक घर में कैसे मुस्कान बची रहती है। और उस निर्णय ने एक नई लहर पैदा की। अकबर दरबार की राजसी सीमाएं छोड़कर गांवों में गया। मुल्ला साथ साथ उसके साथ था और बीरबल बीच बीच में सलाह देता रहा। उनकी जुगलबंदी ने कई छोटी छोटी आलोचनाओं को मिटा दिया। लोगों ने देखा कि राज्य की शक्ति और जनता की सादगी दोनों मिलकर ही समाज को आगे बढ़ाती है। कुछ दिनों के बाद जब वे महल लौटे तो दरबार और जनता के रिश्ते में एक नई मिठास थी। जहां राजा के फैसले अब और भी मानव सुलभ दिखने लगे और मुल्ला की बातें शासन की धुरी बनकर नजर आईं। समय बीतता गया और मुल्ला अकबर की ये चुनौती कहानी की तरह फैल गई। लोग हंसते, सोचते और मिलकर काम करते। बीरबल अपने स्थान पर बैठकर कहते, देखो जीत किसकी हुई थी। वो जो लोग सोचते थे कि अकेला ही बड़ा है, लेकिन असली जीत तो मिलकर होने में है। अकबर ने महसूस किया कि जब तक वो अपने लोगों के साथ वास्तविक संवाद नहीं करेगा, उसकी नीतियां आधी रह जाएंगी। मुल्ला ने समझा कि शासन की गंभीरता बिना संस्थागत शक्ति के किसी छोटी सी बात की तरह ही है। दोनों ने सीख ली कि कौन जीतेगा। इस सवाल का जवाब यह नहीं था कि कोई अकेला विजयी होगा, बल्कि यह था कि जीत तब आती है जब तख्त की ताकत और मुल्ला की सादगी हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। कई सालों बाद जब अकबर और मुल्ला छावदार बाग में बैठे और पुराने दिनों को याद कर रहे थे, मुल्ला ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। वो कहानी उस दिन की थी जब उसने एक छोटी सी लड़की से पूछा कि वो क्या सबसे ज्यादा चाहती है। लड़की ने कहा, मैं बस चाहता हूं कि मेरे पिता का काम सुधर जाए और मेरी मां की हंसी लौट आए। मुल्ला ने कहा, देखा जहांपनाह, यही छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं जो बड़ी दुनिया बनाती है। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, और यही मैं अब समझता हूं कि तख्त की इतनी बड़ी तस्वीर भी उस लड़की की हंसी के बिना अधूरी है। बीरबल ने पास से थपकी देते हुए कहा, हमने मिलकर वो किया जो किताबों में नहीं लिखा। हमने दिलों की हिफाजत की। और उस दिन से अकबर और मुल्ला की दोस्ती और उनके बीच की चुनौती एक मिसाल बन गई। ये मिसाल बताती थी कि जीत कौन जीता। जवाब सरल था, वही जो अकेले नहीं बल्कि सबके साथ जीता। दरबार की सुबह हर बार एक जैसी नहीं होती। कुछ सुबह चुपचाप अपने काम करने लगती है और कुछ सुबह ऐसा उठती है कि महल की दीवारों में एक नया इतिहास उभर आता है। उस दिन भी हवा में कुछ टूट सा रहा था। ऐसा नहीं कि कोई तूफान आया हो, पर जैसे दरबार के पारंपरिक नियमों में से किसी न किसी धागे की कच्ची सी गूंज खुल रही हो। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे पर वसीयत सी गंभीरता थी। बीरबल, जिसकी हंसी दरबार के किसी कोने में छिपे सवालों जैसा काम करती थी, आज कुछ दूसरे अंदाज में दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में वही तेज थी, पर होठों पर मुस्कुराहट नहीं। वो मुस्कुराहट कुछ सोचकर दबा रखी थी। दरबार में बैठे मंत्री, पंडित, सैन्य अधिकारी और दरबारियों के बीच एक अजीब सी ठिठकन थी। किसी को कुछ पता था, किसी को अंदेशा था, और कुछ लोग बस दूरी बनाए हुए थे। बीच बीच में बीरबल अकबर के पास जाते और कुछ कहकर लौट आते। लोग सोचने लगे कि आज बीरबल कोई नया खेल रचा है, पर बीरबल का खेल इतना साधारण नहीं था कि उसे केवल हंसी ठिठोली समझा जाए। वो एक गहरी योजना था, एक ऐसा प्रयोग जो न सिर्फ अदालत के भीतर के ढांचे को हिला देगा, बल्कि सच्चाई की परतें भी उघाड़ देगा। बीरबल ने दरबार में हमला करवाने का निर्णय लिया। यह हमला असली नहीं था, पर उसका प्रभाव गहरा और वास्तविक होना चाहिए था, ताकि जो लोग छुपे हुए थे वे अपनी असलियत दिखा दें। उसने ये चुनाव सजगता और भारी सोच के साथ किया,
क्योंकि वह जानता था कि दिखावे की हदें बहुत नाजुक होती है। एक कदम जरा सा भी खिसका तो कई जिंदगियां टूट सकती थी। इसलिए उसने ये हमला न केवल बुद्धिमानी से बल्कि नैतिकता की सीमाओं को ध्यान में रखकर रचा। कहानी की शुरुआत तब हुई जब बीरबल ने महल के कुछ भरोसेमंद सेवकों को बुलाया। उन सेवकों में एक था चंचल नामक नौजवान, जो बीरबल का पुराना परिचित था और गुप्त कामों में माहिर माना जाता था। एक और था गोपाल, जिसने अपने तेज दिमाग और चौकस आंखों से कई मामलों का खुलासा किया था। और साथ ही कुछ पुराने सिपाही, जिनकी निष्ठा पर बीरबल को पूरा भरोसा था। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। दरबार के सामने एक भयानक दृश्य गढ़ा जाएगा। कुछ ऐसी अफवाह फैलाई जाएगी कि बाहरी शत्रु छापा मारने आया है या महल में कोई बड़ा दंगा प्रारंभ हुआ है, जिससे कुछ ऐसे लोग जो दरबार में बाहरी प्रभावों के बल पर काम करते थे, बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करेंगे और अपनी असली भूमिका खुद ही खोल देंगे। पर बीरबल ने साफ निर्देश दिए, किसी की जान को खतरा नहीं होगा, किसी को चोट नहीं लगेगी और सबसे जरूरी, अकबर को भी पूरे खेल की जानकारी होगी, ताकि राजा के आदेशों का दुरुपयोग न हो। अकबर ने, जो बीरबल की सूझबूझ पर भरोसा करते थे, एक बार विचार कर सहमति दी, पर उनकी आंखों में चिंता थी। ये कदम बड़ा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सत्य अक्सर तब दिखता है जब छाया हिलती है। हमें छाया हिलानी होगी, पर आग नहीं लगानी। उस शाम महल में वैसे ही गतिविधियां चल रही थी। संगीत बज रहा था, दरबारियों की चहल पहल सामान्य थी और राज्य के मामलों पर चर्चा हो रही थी। अचानक महल के बाहर जोरदार चीखों की आवाज उठी। कुछ लोग डर कर खड़े हो गए, कुछ खिड़कियों की तरफ भागे और कई लोगों के चेहरे पर रंग उतर आया। बीरबल ने पहले से तैनात अपने भरोसेमंद लोगों के संकेत पर हाथ हिलाया। यह संकेत था कि अब खेल शुरू हो चुका है। कुछ नकली सैनिक जो बीरबल के साथ थे, उन्होंने बड़े शोर शराबे के साथ महल के द्वारों पर धमाके दिखाई। उन्होंने ध्वनि प्रकाश के ऐसे तरकीबों का उपयोग किया कि मानो बाहर कुछ बड़ी तबाही हो रही हो। दरबार में अफरातफरी मच गई। कई लोग चिल्लाए, पंडित धर्म की बातें करने लगे और कुछ दरबारियों ने तुरंत अपने हथियार उठाए। कुछ दरबारियों ने बिना सोच विचार के कहा कि ये तो बाहरी हमले की तैयारी है और हमें पलटवार करना चाहिए। वहीं कुछ लोग सदन की एकता और समझदारी की वकालत करने लगे। हुआ यूं कि जिन लोगों को बीरबल निशाना बनाना चाहता था, वे जो बाहरी ताकतों के कुशल सहायक बने रहते थे, अब अपने असली चेहरे दिखाने लगे। कुछ ने राजद्रोह की बातें शुरू कर दी, कुछ ने मदद की पेशकश की ताकि वे महल के उत्तरदायी बन सके, और कुछ ने सहजता से दिखावा करना शुरू कर दिया कि वे तो पहले से ही साहसी है। पर उनके शब्दों और क्रिया का अंतर साफ दिख रहा था। अचानक कुछ दरबारियों ने आदेश दिया कि सिपाहियों को बाहर निकलकर हमला करना होगा। उनमें से कुछ की आंखों में लालच और भय का मिश्रण था। वे बाहरी प्रभावों से प्रभावित होकर महल की सत्ता अपने हाथ में लेने की बात कर रहे थे। बीरबल ने यह देखकर धीमे से अकबर के पैर छुए और कहा, जहांपनाह, अब आपकी परीक्षा आई है। अकबर ने सख्ती से न कहा, पर आंगुलियों में बेचैनी थी। वो जानता था कि कुछ लोग अफरातफरी में अपनी छुपी इच्छाएं जाहिर कर देंगे। पर बीरबल ने एक और कदम रखा। उसने महल के मुखिया द्वार पर मौजूद कुछ तख्तों को हटवाया, एक पर्दा गिरवाया और वहां एक छोटा सा मंच खोल दिया, जिस पर कुछ नकली दस्तावेज और साजिश के संकेत रखे गए थे। ये संकेत वही थे जो बीरबल चाह रहा था कि हठात दिखाई दे। जैसे ही कुछ दरबारियों ने इन संकेतों को देखा, वे उन पर झपट पड़े। उनकी बोलियां तेज हुई और उनकी चालें बोल उठीं। वे अचानक ये बताने लगे कि कैसे कुछ पत्र महल में दूसरे देशों के ठेकेदारों के साथ उनके रिश्ते दिखाते हैं और कैसे वे महल के अंदर राजसत्ता की नींव हिलाकर अपने फायदे का लालच बना रहे हैं। पर बीरबल का लक्ष्य केवल आरोप लगाना नहीं था, वो सच्चाई का पर्दाफाश करना चाहता था। उसने पहले से छुपे हुए कुछ लोगों से कहा कि वे उस समय बाहर आकर चिल्लाएं, कुछ छलकपट से भरे दावे करें,
ताकि दरबार के अंदर बैठे लोग घबरा कर प्रतिक्रिया दें और अपने वास्तविक संबंधों का खुलासा कर दें। और हुआ भी यही। कई दरबारियों ने अपने गहरे राज खोल दिए। उन लोगों में से एक था एक वरिष्ठ मंत्री जिसका नाम रामदास था, जिसने शोरशराबे के बीच बेधड़क कहा कि अगर बाहरी सत्ता का साथ दिया जाए तो राज्य में उनकी हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। उसका चेहरा कांपा नहीं और उसकी आंखों में लालच साफ देखा जा सकता था। दूसरी तरफ कुछ अन्य दरबारियों ने कहा कि वे पहले से ही बाहरी शक्तियों के साथ गुप्त समझौतों में बंधे हुए हैं। उनकी आवाजों में आत्मविश्वास था, पर उनके शब्दों में घुप्पा था। बीरबल ने धीरे धीरे उनकी बातों को नोट किया और महल में उपस्थित लोगों के सामने रख दिया। उनका आशय साफ था कि जिन लोगों ने सत्ता की खातिर अपने सिद्धांत बेच दिए थे, वे अब सच को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे। अकबर ने उस समय देखा कि किस तरह जनता और दरबार के बीच की खाई बड़ी हो सकती है यदि साथ साथ काम करने वाले व्यक्ति सत्ता को अपने स्वार्थ का साधन बना ले। उसने तुरंत आदेश दिया कि जो भी व्यक्ति बाहरी ताकतों के साथ मिलकर साजिश करेगा, उसका कड़ा दंड होगा। पर बीरबल ने रुका और कहा, जहांपनाह, पहले सुने जाइए। हमें पता लगाने की जरूरत है कि ये लोग क्यों वैसा कर रहे हैं। कभी कभी लालच की जड़ कहीं और ही होती है, कभी भय, कभी परिवार की मजबूरी और कभी कुछ और। उसने सस्ते दामों पर मिले कुछ गवाहों को बुलाया और कहा कि वे अब खुलकर बताएं कि किसने किसे पैसे दिए, किसने कब किससे सौदा किया। धीरे धीरे एक गांठ खुली। रामदास का एक साथी पंडित सामने आया और उसने कहा कि रामदास ने उनके सामने कहा था कि राज्य के अंदर कुछ रिक्तियां भरी जा सकती हैं यदि बाहरी शक्तियों से समर्थन प्राप्त हुआ। यह खुलासा दरबार में जैसे एक आग की तरह फैल गया। लोग हैरान हुए, पर बीरबल ने अभी समाप्त नहीं किया। बीच बीच में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस नकली हमले के दौरान बहादुरी के नमूने पेश कर रहे थे। वे लोग जो न केवल शब्दों में बल्कि कर्मों में भी राज्य की रक्षा करना जानते थे। एक जवान सिपाही था जिसका नाम हरिहर था। उसने बिना किसी सोच के महल के द्वारों पर खड़े होकर लोगों को संभाला, लोगों को सुरक्षित निकाला और सबसे बड़ी बात यह कि उसने उन घबराए हुए लोगों का ईमान बनाए रखा। उसकी ये सच्ची बहादुरी अकबर के दिल को छू गई। हरिहर की आंखों में सच्चाई की चमक थी। बीरबल ने उस युवक को पास बुलाया और कहा, इसी तरह का साहस और ईमान हमारा राज्य मजबूत बनाता है। सांझ ढलते ढलते बीरबल ने ड्रामे को शांत किया। उसने संकेत दिया और नकली सैनिकों ने अपना चेहरा दिखाया। वे असल में बीरबल के भरोसेमंद साथी थे। भीड़ को समझाया गया कि बाहरी कोई हमला नहीं था। यह सब बीरबल की योजना थी ताकि सच्चाई उभर आए। कुछ लोग गुस्से में थे क्योंकि उन्हें धोखा दिया गया था, पर जब बीरबल ने सबूतों के साथ उन लोगों के गहरे मिलावटी रिश्तों को उजागर किया, लोगों का रोष सच में उन भ्रष्टों पर उतरा। रामदास और उसके कुछ साथी न केवल अपमानित हुए, बल्कि जनता की अदालत में उनका सत्य भी सामने आ गया। अकबर ने कहा कि यदि ऐसा होना है तो सख्ती से होगा, पर बीरबल ने पुनः कहा कि सजा ही सब कुछ नहीं, सुधार भी आवश्यक है। इसीलिए कुछ लोगों को सार्वजनिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, कुछ को पद से हटाया गया और कुछ को कानूनी कार्यवाही के लिए सौंप दिया गया। पर साथ ही बीरबल ने उन पर करुणा भी दिखाई, कहते हुए कि लोग गलती कर सकते हैं, पर महत्वपूर्ण यह है कि वे अपनी गलतियों से सीखें। पर यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। जो लोग बीरबल की चालाकी और अकबर की दया से प्रभावित हुए थे, वे अब ये सोचने लगे कि किस तरह राज्य को और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। बीरबल ने सुझाव दिया कि अब से दरबार में निर्णय लेने के लिए एक जनप्रतिनिधि मंडल बनाया जाए जो जनता की आवाज को सुनकर निर्णय करे। उसने ये भी कहा कि नियुक्तियों में पारदर्शिता दिनचर्या बननी चाहिए ताकि कोई निजी हित न पनप सके। अकबर ने यह सब सुनकर गंभीरता से सहमति दी। उसने महसूस किया कि यदि शक्ति को केवल कुछ हाथों में रखा गया तो भ्रष्टाचार जन्म ले सकता है, और यदि शक्ति सबके लिए पारदर्शी रही तो वही सचमुच राज्य का कल्याण है।
उसने कुछ पुराने नियम बदले, नियुक्तियों के नियम स्पष्ट किए और नई व्यवस्था में जनता की राय का भी स्थान रखा गया। ऐसा किया गया कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति साजिश करके सत्ता को अपने निजी लाभ के लिए न मोड़ सके। वक्त के साथ रामदास और उसके सहयोगियों की सजा और सुधर का क्रम भी आगे बढ़ा। कुछ को निर्वासित कर दिया गया, कुछ के संपत्ति पर रोक लगाई गई और कुछ को सार्वजनिक रूप से कार्य करना पड़ा। पर बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि दंड के साथ पुनर्वास भी हो। उन लोगों को समाज के कामों में लगाकर, शिक्षा देकर और जनहितकारी कार्यों में शामिल करके उनकी सोच बदली गई। कुछ समय बाद रामदास ने स्वयं सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि उसका लालच और स्वार्थ उसे अंधेरे की ओर ले आया था। उसने जनता से वादा किया कि वो फिर कभी राज्य के हित के खिलाफ नहीं जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि यह दया कमजोरपन का संकेत है, पर बीरबल ने कहा, दया किसी कमजोरी का नाम नहीं, ये समझ का नाम है। और अकबर ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य की ताकत केवल कानून नहीं, बल्कि उसके लोगों की सुधरने की क्षमता भी है। पर कहानी की असली दिलचस्पी तो तब आई जब बीरबल ने इस पूरे नाटक के पीछे एक और मकसद भी बताया। वो बताना चाहता था कि चाहे कितनी भी बड़ी चाल हो, मानवता की नींव पर खड़े लोग कभी भी बुरी योजनाओं के आगे नहीं झुकते। उसने एक छोटी छोटी घटना का उल्लेख किया। महल के पिछवाड़े में कुछ बच्चे छिपे हुए थे। उन बच्चों ने इस नकली हमले के दौरान देखा कि कुछ दरबारी बच्चों के लिए रोटी का एक बड़ा थैला निकाल कर बांट रहे थे, ताकि कोई भूखा न रहे। ये देखकर बीरबल ने कहा कि सत्ताधारियों में से कुछ लोग सच्चे ही हैं। वे जो संकट में भी अपने लोगों की भलाई को नहीं भूलते। उसने उन लोगों का उदाहरण देकर पूरे महल में ये नसीहत दी कि अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती, और यद्यपि कुछ लोग लालच और सत्ता के लिए गिर सकते हैं, पर समाज में हमेशा ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना नाम के दूसरों की मदद करते हैं। यही लोग समाज की असली रीढ़ है। समय के साथ महल और राज्य ने बदलते हुए साक्ष्यों के अनुसार नए नियम अपनाए। दरबार में अब सुनवाई का कार्यक्रम और पारदर्शी बना दिया गया। लोगों की शिकायतों के लिए अलग से पैनल बनाया गया। नियुक्तियों में जनता की राय को जोड़कर एक प्रकार का लोक संवाद शुरू किया गया। बीरबल की चालाकी ने केवल भ्रष्टों को बेनकाब नहीं किया, बल्कि व्यवस्था को सुधारने का मार्ग भी दिखाया। अकबर ने बीरबल को अपनी पीठ पर थपथपाकर कहा, तुमने एक बड़ी परीक्षा ली और उसे नैतिकता की कसौटी पर ठीक कर दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी हमें लहरें उठानी पड़ती हैं ताकि गंदगी ऊपर आकर साफ की जा सके, पर सावधानी जरूरी है। लहरें घर जलाकर नहीं रखनी चाहिए। कई साल बाद जब महल की वो सुबह इतिहास की किताबों में जगह बनाने लगी, तब लोग उस दिन के किस्से आपस में सुनते। वे कहते कि बीरबल ने दरबार में हमला करवाया था, पर असल में उसने केवल एक परत उठाई थी। एक परत जो दिखाती थी कि किस तरह अहंकार, लालच और भय मिलकर समाज को खा जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीरबल ने न्याय को केवल दंड तक सीमित न रखा, बल्कि सुधार और पुनर्स्थापन का रास्ता भी खोला। रामदास का जीवन भी बदल गया। वो अब जनता के बीच जाकर शिक्षा देता, गरीबों की सहायता करता और कभी कभी बीरबल के साथ बैठकर ये बताता कि कैसे एक गलती ने उसे कहां तक पहुंचा दिया और कैसे उसकी सजा ने उसे क्या सिखाया। अकबर ने कहा कि वो गर्वित है कि उसके दरबार में ऐसे लोग हैं जो न सिर्फ शक्ति के साथ न्याय करते हैं, बल्कि समझ भी दिखाते हैं। और अंत में बीरबल ने एक दिन महल के मंदिर के पास खड़े होकर बच्चों को देखा जो खेल रहे थे और हंस रहे थे। उसने सोचा कि यही असली जीत है, जब बच्चे बेफिक्र होकर खेलते हैं, जब बूढ़े चैन से सोते हैं और जब दरबारियों में ईमान की चमक बनी रहती है। उसने अकबर के साथ मिलकर तय किया कि भविष्य में ऐसी किसी भी चाल का उपयोग तभी किया जाएगा जब समाज की भलाई के लिए अत्यावश्यक हो, क्योंकि चालाकी का इस्तेमाल मात्र बहाना नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका लक्ष्य हमेशा लोगों के हितों की रक्षा होना चाहिए। बीरबल ने कहा, हमने आज एक झांकी दी, पर आखिर जो भी हुआ उसका असर ये हुआ कि जनता और दरबार दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखना सीखा
और अकबर ने उस बात का धन्यवाद करते हुए कहा कि बीरबल की सूझबूझ ने उसे एक बेहतर शासक बनाया, एक ऐसा शासक जो कभी भी केवल सत्ता के लिए सत्ता नहीं करेगा, बल्कि अपने आदर्शों और जनता की भलाई के लिए काम करेगा। इस प्रकार बीरबल की चालाकी, उसकी धैर्यपूर्ण योजना और अकबर की समझदारी ने मिलकर दरबार में हुई उस नकली हमले को एक वास्तविक सबक में बदल दिया। सबक जो ये सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए कभी कभी कठोर फैसले और सूझबूझ दोनों की आवश्यकता होती है, पर साथ ही दया, सुधार और पुनर्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण है। और जहां तक सवाल था कि फिर आगे क्या हुआ, तो आगे ये हुआ कि राज्य ने नया रूप पाया, जहां सत्ता और नैतिकता हाथ में हाथ डालकर चली, जहां लोगों की आवाज को महल की बुलंदियों से सुनने का मौका मिला, और जहां बीरबल की एक चाल ने वो काम कर दिखाया जो कई वर्षों की समझदारी भी न कर पाती। दरबार की वो सुबह किसी भी अन्य सुबह से अलग थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो पतझर की पहली हवा ने महल की घंटियों को भी हिला दिया हो। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर उनकी आंखों में आज कुछ अलगसा जिज्ञासु प्रकाश चमक रहा था। बीरबल की तरह उनके मुख पर भी एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान कुछ सोचकर दबाई हुई लगती थी। ऐसा लगता था कि आज का दिन किसी बड़े खेल का पर्दाफाश करेगा। आज दावत नहीं, कोई वाकई खेल होने वाला था। न कोई तलवार की टक्कर, न जंग की गूंज। ये तो बुद्धि का मेला था, शब्दों का मुकाबला, और दरबार के सभाओं में बैठा हर इंसान ये जानने को उत्साहित था कि आखिर बुद्धि और विद्वत्ता की कसौटी किस तरह परखी जाएगी। ये खेल 3 हिस्सों में बंटा हुआ प्रतीत हुआ, पर कथा को किसी भाग में बांटना अनावश्यक था, क्योंकि इस कहानी का असली सुकून इस बहते हुए प्रवाह में है। अकबर ने अपने दरबार की चौखट पर आज 10 पंडित बुलाए थे। 10 ऐसे पंडित जिनकी व्याख्या, शास्त्र और तर्क पर पकड़ पूरे नगर में चर्चित थी। कुछ पंडित विद्वत्ता के मामले में बड़े कठोर माने जाते थे, कुछ की बुद्धि नुकीली जैसे तलवे पर रखी धार, और कुछ की बातों में वो रस होता था जो लोगों के दिलों तक उतर जाता। 10 ने अपने अपने वस्त्र और ऊंचे मुकुट पहने थे, पर उनका मुखमंडल शांत और आत्मविश्वास से भरा था। अकबर ने घोषणा की कि आज वे मिलकर एक खेल खेलेंगे, एक ऐसा खेल जिसमें शब्दों के अलावा काम, हंसी और सच्चाई भी बराबर की भागीदार रहेगी। बीरबल, जो हमेशा ऐसे मौकों पर अपने छोटे छोटे शरारत भरे विचारों से माहौल को हल्का कर देता था, आज चुप था। उसकी आंखों में एक अलग प्रकार की चमक थी। वो किसी राज की तरह जिसे बोलने से पहले कसने की जरूरत होती है। अकबर ने कहा, भाइयों, आप सब उच्च विद्वान हैं, पर क्या विद्वान वही है जो सिर्फ किताबों में रहकर जवाब दे दे? क्या विद्वत्ता वही है जो मंदिरों के गर्भगृह में बैठकर नियम पढ़े? पंडितों ने सिर हिलाया। हर किसी की तरफ से ये उम्मीद थी कि अकबर उनसे कोई आध्यात्मिक या दार्शनिक बहस करवाएंगे, पर अकबर का प्रश्न सीधे उतर आया। मैं चाहता हूं कि आज आप सब मिलकर इस शहर के लोगों की 3 समस्याओं का सरल, व्यवहारिक और न्यायतः समाधान सुझाएं। जो विधि सबसे अधिक लोगों के काम आएगी, वही सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। पहला चौंकाने वाला नियम यह था कि पंडितों को अपनी अपनी बातें सामान्य जनता की भाषा में रखनी होंगी। वो भाषा जो बाजारों में सुनाई दे, चूल्हे के पास की भाषा, स्कूल का वो शब्द जिसकी समझ बच्चे भी कर सकें। जो पंडित शास्त्रों की भांति जटिल शब्दों का सहारा लेगा, उसे ये खेल हारना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह थी कि प्रत्येक पंडित को शहर के किसी एक हिस्से में जाकर वहां की समस्याएं देखनी और वास्तविक लोगों से बात करनी होगी। सिर्फ दरबार की अलमारी से सोचकर समाधान नहीं सुझाना होगा। तीसरी और सबसे अद्भुत शर्त यह थी कि अकबर खुद इन 3 दिनों में किसी के साथ न बैठकर, न किसी को देखकर, पर लोगों की आवाज और उनके अनुभवों को सुनकर निर्णय करेंगे। यही उन्होंने बीरबल से कहा था। बीरबल ने एक बार हल्की सी मुस्कान की, जैसे कोई चाल सफलता के करीब हो। पंडितों में से पहले जिसने हाथ उठाया वो था पंडित वामनदास। उसकी बातों में ठहराव
और पुरानी शास्त्रीय भाषा का गीत था। उसने कहा, जहांपना, मानवता की समस्याएं धर्म और नियमों की अनुपालना में ही शांत हो सकती है। यदि हम लोगों को धर्म के नियमों के अनुसार जीने का पाठ पढ़ाएंगे तो अनुशासन आ जाएगा और सब ठीक रहेगा। दूसरे ने कहा कि शिक्षा की कमी है, उसे सुधारना चाहिए। तीसरे ने कहा कि पानी की व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए। चौथे ने कृषि सुधारों की बात की। कुछ ने कानून और व्यवस्था की कठोरता पर जोर दिया। हर पंडित का समाधान कैसे न कैसे उच्च कोटि का और तार्किक था, पर उनमें से कोई भी बात आज की जनता की सरल जुबान में उतरने को तैयार नहीं थी। वे शास्त्रों की ऊंची सीढ़ियों पर चढ़कर गर्व से नीचे उतरते थे, पर जब नीचे उतरना पड़ता तो वो ठोकर खा जाते थे। अकबर ने फैसला किया कि हर पंडित को एक एक शहर का इलाका दिया जाएगा, जहां उसे लोगों से मिलकर 3 दिन में व्यवहारिक समाधान लाना होगा। पहला इलाका था बाजार का जंजाल, जहां व्यापारी, ठेले वाले और छोटे दुकानदार मितव्ययी परंतु चंचल गरीबी में उलझे रहते थे। दूसरा क्षेत्र था किसानों का इलाका, जहां मिट्टी की दुर्गति और सिंचाई की कमी ने लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तीसरा इलाका था पांचवा कोना, एक तंग सी गली जहां गरीब परिवार रहते थे और शिक्षा का अभाव साफ दिखता था। और ऐसे ही 10 हिस्से बंट गए। हर पंडित के हाथ में थोड़ी सी जिम्मेदारी, थोड़ी सी चुनौती और बड़ा सा गर्व भी था कि अब वे दिखा देंगे कि उनके पास वास्तविक समाधान है। पहले दिन से ही महल की तरह शहर भी एक अलग गूंज से भर गया। पंडित वामनदास बाजार में पहुंचा और अपने घूमने फिरने के अंदाज से लोगों के बीच सवाल जवाब करने लगा, पर उसके शब्द कठिन और बौद्धिक थे। दुकानदार सिर हिलाते लेकिन समझते कुछ नहीं। पंडित श्याम सुंदर, जो शिक्षा सुधार की बात करते थे, वो सीधे स्कूल पहुंचे और बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने की कोशिश की, पर वे पुस्तक में से उदाहरण पढ़कर बच्चों को समझाने लगे। बच्चे तो व्यायाम और खेल में उलझे थे। पंडित हरिहर, जो कानून और व्यवस्था की बात करते थे, उन्होंने चौक पर निगरानी का नाटक किया, पर लोगों का भरोसा तभी मिला जब उन्होंने खुद कुछ छोटी छोटी समस्याओं का तत्काल समाधान किया, जैसे चोरी हुई चीज वापस दिलाना, रोजमर्रा के झगड़े सुलझाना आदि। धीरे धीरे पंडितों को समझ आया कि सिद्धांत और व्यवहार में फर्क होता है। किताबों में लिखी बातें बिना जमीन पर उतरे कुछ भी नहीं कर पाती। बीच में बीरबल अक्सर लोगों के बीच छुप कर देखा करता। वो किसी भी पंडित की तरफ उंगली नहीं उठाता, पर उसकी आंखों में उस सीख की किरण जगमगाती जिसका नाम अनुभव था। उसने देखा कि एक पंडित ने खेतों में जाकर किसान की बात सुनी और केवल नीतियां बताने के बजाय खुद मिट्टी खोदकर नरमाई परखने निकला। उसने देखा कि पंप खराब था और उसके ठीक होने से मात्र कुछ एक्शन में ही हजारों खेत फसल दे सकते थे। वो पंडित एक पल में विद्वान से कामगार बन गया और उसी कामगार से लोगों का भरोसा हासिल कर पाया। किसी और ने शिक्षा में खेल और कविता का इस्तेमाल किया। बच्चों ने कविता के जरिए गिनती सीखी और पढ़ने का मजा लिया। बाजार के पंडित ने ब्याज की समस्या पर जाकर दिखाया कि किस तरह छोटे छोटे ऋण सहूलियत पहल से निपटे जा सकते हैं। सभी ने सीखा कि लोगों के साथ बैठकर ही समाधान निकलते हैं, न कि अकेले कुर्सियों पर बैठकर। 3 दिनों की ये यात्रा केवल समस्याओं के समाधान की नहीं थी, ये पंडितों की अपनी भी परीक्षा थी। कुछ पंडित अपने पुराने अहंकार में स्कूली शिक्षक की तरह सख्त बने रहे और लोगों की खामियों पर व्याख्यान देते रहे, पर जनता ने समझ लिया कि व्याख्यान से भूख नहीं मिटती। जिन्हें व्यावहारिक हल मिले वे इज्जत बढ़ाने लगे। अकबर ने इन सब चीजों को ध्यान से सुना। वो देख रहा था कि विद्वत्ता का असली वजन किस ओर झुक रहा है। उसने निर्णय लिया कि अंतिम दिन दरबार में हर पंडित को न केवल अपनी रिपोर्ट देनी होगी, बल्कि उसे अपने सुझाए समाधानों को लोगों के सामने स्वयं पेश करके दिखाना होगा, सीधे सरल भाषा में। यह टास्क किसी के लिए आसान नहीं था, पर पंडितों में से कुछ ने इसे चुनौती मान लिया और कुछ ने डर की झुर्रियों के साथ स्वीकार कर लिया। अंतिम दिन
जब सब दरबार में उमड़े तो नजारा दिलचस्प था। 10 पंडित मंच पर बैठे थे और जनता के प्रतिनिधि उन लोगों के साथ जो उनसे मिले थे उनके सामने मौजूद थे। पहला बोलने वाला पंडित वामनदास था। उसने शास्त्रों के उद्धरण दिए, नियमों की व्याख्या की और कहा कि यदि लोग धर्म व नीति को अपनाएंगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। पर बाजार के ठेले वाले जो वहां बैठे थे उन्होंने अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने कहा कि नियमों की बातें तो अच्छी है, पर जब तक हमें रोज का गुजारा नहीं मिलता, नियम खाने में नहीं मिलता। वामनदास की बातों और ठेले वालों की दास्तान में टकराहट थी। फिर पंडित श्याम सुंदर ने कहा कि शिक्षा में हमें नयापन लाना होगा। पर एक बुढ़िया स्कूल की शिक्षिका ने कहा कि जब बच्चे भूखे हों तो कितनी भी पाठशाला अच्छे सूक्ष्म शब्द पढ़ाए, सब व्यर्थ है। एक किसान ने बताया कि पंप ठीक होने से ही खेत हरे हो सकते हैं, और एक नौजवान ने बताया कि ब्याज के जाल से उनकी दुकानदार नौकरी खत्म हो चुकी है। हर पंडित ने अपने अपने तरीके से समस्या का समाधान सुझाया, पर असल मायने तब आए जब कुछ पंडितों ने अपने सुझावों को त्याग कर सीधे हाथ में झाड़ू लिया और भीड़ में उतरकर लोगों की झंकार सी छोटी छोटी कामों में हाथ बंटाया। कुछ ने प्राथमिक दवाइयां बांटी, कुछ ने बच्चों के लिए छोटी छोटी किताबें छाप कर दी, और कुछ ने स्थानीय स्तर पर कर्ज का पुनर्गठन करने के लिए लोगों को मिलकर रणनीति बनाई। ये नजारा इतना मार्मिक था कि अकबर की आंखें नम हो आई। वो देख रहे थे कि विद्वत्ता सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि सेवा भी है। पर खेल की असल धुन तब आई जब बीरबल ने अचानक एक चुनौती रख दी। उसने कहा कि इन सब सुझावों में सबसे बड़ा परीक्षण ये होगा कि कौन सा उपाय 3 महीने में असल फर्क ला सकता है। शब्दों से नहीं, कर्म से, बीरबल ने कहा। अकबर ने अपनी मुद्रा बदलकर कहा, हम एक प्रयोग कर रहे हैं जो समाधान 3 महीने में सबसे अधिक लोगों के जीवन को बेहतर बना देगा। वो पंडित सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जनता ने तालियां बजाई। ये परीक्षण कठिन था क्योंकि 3 महीने में क्या बदलाव होंगे ये देखना आसान नहीं था। पर बीरबल की चालाकी वहां पर काम कर गई। उसने इस तरह का माप रखा कि सरकार की मशीनरी भी शामिल हो और स्थानीय लोगों की भागीदारी भी। पंडितों ने अपनी अपनी योजनाओं में संशोधन किया। जो केवल सिद्धांत थे वे व्यवहारिक रूप में बदलने लगे। कुछ ने छोटे छोटे समूह बनाए जो पानी की मरम्मत कर रहे थे। कुछ ने शिक्षा में खेल और कविता लाने का नया पाठ्यक्रम प्रारंभ किया, और कुछ ने बाजार में ऋण के लिए सहकारी योजना शुरू कर दी। सबने मिलकर एक अनोखा प्रदर्शन शुरू कर दिया। 3 महीनों के बाद जब परिणाम सामने आए तो चौंकाने वाली बात यह थी कि जिसने सबसे बड़ा असर दिखाया वो पंडित नहीं था जो केवल शास्त्रों का ज्ञाता था, और न वह जो केवल योजनाएं बनाकर रख देता था। असल विजेता वो पंडित था जो लोगों के साथ घुल मिलकर उनकी दिक्कतों को महसूस कर सका, जिसने अकेले होकर नियम नहीं ठोके बल्कि लोगों को भी साथ लेकर चलने का तरीका निकाला। उसने छोटे छोटे पंचायतें बनाई, स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया और बच्चों के लिए खेलाधारित शिक्षा कार्यक्रम चलाए। 3 महीनों में उस इलाके में स्कूल की उपस्थिति बढ़ी, दूध की बिक्री में सुधार हुआ और छोटे उधारियों का चक्र टूटने लगा। बाकी पंडितों ने भी फर्क दिखाया, पर यही पंडित जनता की आंखों में सबसे बड़ा नाम बन गया, क्योंकि उसने विद्वत्ता का प्रयोग सहानुभूति और व्यवहारिक कदमों में कर दिया था। पर कहानी केवल इससे खत्म नहीं हुई। इस पूरे अनुभव ने 10 पंडितों की आत्माओं को झकझोर कर रख दिया। जिस पंडित ने पहले शास्त्रों में ही उलझे रहना पसंद किया था, उसने देखा कि उसका ज्ञान जनता तक नहीं पहुंच रहा। उसने अब गांव में जाकर स्वयं पढ़ाने का निर्णय लिया। जो पंडित पहले से ही लोगों की समस्याओं में भागीदारी दिखा रहे थे, उन्हें अब असली संतोष मिलने लगा। वे राजकीय पद और नाम से परे लोगों की मुस्कान में खुशी पाते थे। अकबर ने इस सब से एक अहम सीख ली कि शासन का दायरा केवल कागज और आदेश नहीं, बल्कि जनता के दिलों में जाकर उनके साथ ढलना भी है। उसने कहा कि अब से दरबार में एक नई नीति होगी। जो सुझाव जनता के साथ प्रयोग करके प्रमाणित हो, उसी को प्राथमिकता मिलेगी।
बीरबल ने सदा की तरह एक छोटी सी हंसी दी और कहा, जहांपनाह, बुद्धि का असली परख वही है जो जनता की जमीन पर बीज बोए। कहानी का अंतिम मोड़ तब आया जब उन 10 पंडितों ने साथ मिलकर एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मिलकर एक वार्षिक मेला आयोजित करेंगे, जहां हर साल पंडित, विद्वान और जनता मिलकर समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजेंगे। ये मेला सिर्फ चर्चा का स्थान नहीं था, ये एक प्रयोगशाला बन गया जहां नित्य नए नए उपाय आजमाए गए। अकबर ने वो मेला अपना आशीर्वाद दे दिया और बीरबल ने उसे नाम दिया हकीकत का मंडप, जहां हर साल लोग आते, बोलते, सीखते और साथ में समाधान करते। ये मेला वर्षों तक चलता रहा और शहर में छोटे छोटे बदलाव बड़े रूपों में बदलते गए। किसानों के लिए साझा सिंचाई योजनाएं, बाजार में सहकारी कर्ज व्यवस्था और स्कूलों में खेल आधारित पाठ्यक्रम ने वहां के लोगों की जिंदगी बदल दी। 10 पंडित अब अलग अलग क्षेत्रों में काम करते, पर उनकी आपसी लड़ाई खत्म हो गई। वे मिलकर इस नए प्रयोग के संरक्षक बन गए। कई सालों के बाद जब अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे और उस समय की यादों को पन्नों में पलटते, तो बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज हमने जो सीखा वो ये है कि ज्ञान अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे हाथों में लेकर मिट्टी छूनी पड़ती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और मैंने सीखा कि जो नियम जनता के लिए बनते हैं, उन्हें जनता की जुबान आता हुआ दिखना चाहिए। पंडितों ने भी स्वीकार किया कि उनका असली पुण्य तभी सिद्ध होता है जब उनके उपदेश जमीनी हकीकत में उतरते हैं, और शायद यही बात इस पूरे खेल का असली सार थी। कठोर परीक्षा ने यह साबित कर दिया कि शासन, विद्वत्ता और जनता का मेल जब सही अर्थों में होता है तो समाज में असली परिवर्तन आता है। कई बरस के बाद भी जब लोग उस किस्से को याद करते, वे नहीं भूलते कि किस तरह अकबर ने 10 पंडितों को एक खेल में उतारा और किस तरह बीरबल ने सबको ये सिखाया कि बुद्धि का वास्तविक मानदंड केवल शब्दों का जप नहीं, सेवा और व्यवहारिक समाधान भी है। उस खेल ने न केवल पंडितों की सोच बदली बल्कि पूरे शहर की सोच ही बदल दी। अब लोग किसी भी समस्या को केवल शिकायत मानकर नहीं देखते, बल्कि उसे एक चुनौती समझकर मिलकर हल करने लगे। और जहांपनाह की मुस्कान, बीरबल की चालाकी और 10 पंडितों की मेहनत ने मिलकर ये कथा एक ऐसी धरोहर बना दी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। एक कहानी की ज्ञान तभी महान है जब वो जमीन के साथ जुड़कर लोगों की जिंदगी सुधार दे।